जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, वो भी कक्षा 10 NCERT साइंस चैप्टर 7 नियंत्रण और समन्वय। देखो, नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या है। नियंत्रण का मतलब हो गया कि हमारे शरीर के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उन सभी का कंट्रोल में करना, और समन्वय का मतलब हो गया कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो समन्वय का मतलब हो गया कि शरीर के अंगों के द्वारा मिलजुल कर कार्य करना और उन सभी पर कंट्रोल करना। और ये जो सभी कार्य हैं उन सभी पर कंट्रोल करने का वो हमारे शरीर के मस्तिष्क द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब हम देखेंगे बाहर जो भी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का मतलब हो गया कि बाहर जैसे अचानक अगर ठंडा मौसम हो गया या गर्म मौसम हो गया तो हमको पता कैसे चलता है। तो ये जो है इनके अनुरूप हमारा शरीर फिर कार्य करता है। बाहर जो भी परिवर्तन हो रहा है उन्हीं के अनुरूप हमारा जो शरीर है वो काम करेगा। तो बाहर जो ये परिवर्तन हो रहे हैं तो बाहर वाले जो परिवर्तनों को हम कहते हैं उद्दीपन। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्दीपन क्या है। ये है हमारे पास उद्दीपन। तो उद्दीपन किसे कहा जाता है कि पर्यावरण में हो रहे वे सभी परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। मतलब कोई भी जो सजीव है वो उनके अनुसार क्रिया करेंगे। बाहर जो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सभी के अनुरूप जो सजीव अनुक्रिया करते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं, उन सभी घटकों को हम कहते हैं उद्दीपन। और ये जो उद्दीपन है, बाहर जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और शरीर के अंदर किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखो, हमारे जो शरीर है इन सभी के जो हमारे पास जो बाह्य भाग हैं वहाँ पर रिसेप्टर लगे रहते हैं। रिसेप्टर को हिंदी में कहते हैं ग्राही, और ये है ग्राही, ग्राही या रिसेप्टर। तो ग्राही किसे कहते हैं। हमारे शरीर के वे भाग जो बाहरी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर के वे भाग जो बाहरी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं उन भागों को हम कहते हैं ग्राही। अब देखो, ये जो ग्राही है वो ग्रहण करने वाले हमारे शरीर के मुख्यतः 5 अंग हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियों के भी नाम से जानते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां जो है हमारे शरीर में 5 होती हैं, और ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5। अच्छा, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन कौन सी होती है। देखो, एक तो जो हमारे पास आँख, बी जो है वो हमारे पास है नाक, सी जो है वो हमारे पास है त्वचा, 4 पर है जो हमारे पास है जीभ, जिसको हम जीवा भी कहते हैं, और 1 है हमारे पास कान। ये हमारे शरीर के वे भाग हैं या वे अंग हैं जिनके द्वारा बाहर जो भी हमको देखने को मिल रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो शरीर के इन्हीं भागों के द्वारा पहचान की जाती है। तो इन्हीं को हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 हो गई हमारे पास। एक है आँख, फिर है नाक, त्वचा, जीभ और कान। बाहर जो भी परिवर्तन होंगे वो सबका पता हमारे पास ये 5 अंग लगाते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिया लगाते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो ग्राही लगे रहते हैं, रिसेप्टर लगे रहते हैं जो इनको पहचानने का काम करते हैं, वो कौन कौन से रिसेप्टर लगे रहते हैं। देखो, आँख के अंदर जो रिसेप्टर लगा रहता है उसको हम कहते हैं प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही कहा जाता है। नाक है जो नाक के अंदर घ्राणग्राही होता है, घ्राणग्राही। त्वचा जो है, त्वचा उस पर तापग्राही लगा रहता है, तापग्राही। बाहर का जो ताप है वो हमको महसूस होता है कि आज दिन जो है वो गर्म है या ठंडा है, वो इस तापग्राही के द्वारा हमको पता चलता है। जीभ है, जीभ, इस पर होता है रस संवेदी ग्राही, रस संवेदी ग्राही। और एक है कान। कान के अंदर अगर हम बात करें ध्वनिग्राही, ध्वनिग्राही। और अगर इन ज्ञानेंद्रियों की बात की जाए तो इन सभी का कार्य क्या क्या होगा। आंख का जो कार्य है, बाहर जो भी परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है तो बाहर जो भी हम देखेंगे तो इसका देखने का प्रमुख कार्य है देखना। वही अगर नाक की अगर हम बात करें तो बाहर जो भी गंध है तो गंध की पहचान करना, गंध की पहचान करना। अगर त्वचा की बात करें तो बाहर जो भी है ताप, ऊष्मा, गरम आदि का अनुभव करना। वही अगर जीभ की बात करें तो ये जो रस संवेदी ग्राही है वो क्या पता लगाती है, स्वाद का पता करना, स्वाद का पता करना।
और जो कान है वो है ध्वनि की पहचान करना या सुनने का कार्य है। लेकिन इस कान का जो कार्य है वो एक और है, संतुलन बनाना। कान का जो प्राथमिक कार्य है वो है संतुलन बनाने का, और सेकंड नंबर पर जो इसका कार्य है वो है सुनने का। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कान का प्राथमिक कार्य बताइए, तो कान का प्राथमिक कार्य संतुलन बनाने का। पहले वो ध्वनि को एडजस्ट करता है और फिर बाद में हमको सुनने का जो है वो 2 नंबर पर आता है इसका कार्य कान का। अच्छा, इनकी अगर बात करें तो देखो, आंख के अंदर हमारे पास प्रकाश ग्राही होता है, जो बाहर जो भी परिवर्तन होते हैं उनको देखने का काम होता है। फिर है नाक, नाक के अंदर हमारे पास घ्राण ग्राही होती है, और घ्राण ग्राही का जो प्रमुख कार्य है वो गंध की पहचान करना कि इसकी गंध कैसी है, जिसमें परिवर्तन बाहर हो रहे हैं। तो गंध की जो पहचान होती है घ्राण ग्राही के द्वारा होती है। 3 नंबर है त्वचा। त्वचा है बाहर जो हमारे पास तापग्राही लगे रहते हैं, जिसके कारण बाहर जो मौसम में परिवर्तन होता रहता है, आज ठंडा है आज गर्म है, जो हमको पता चलता है वो इस तापग्राही के द्वारा पता चलता है। फिर है जीभ और जीवा, जो भी अगर हम खाद्य पदार्थ अगर ग्रहण करते हैं तो उसका जो रस है या फिर उसका जो स्वाद है उसका पता करने के लिए हमारे जो जीभ पर है वो कौन से ग्राही पाए जाते हैं, रस संवेदी ग्राही, या जिसका प्रमुख कार्य होता है स्वाद का पता लगाना। और एक और है कान, कान के अंदर ध्वनि ग्राही पाई जाती है, और इनका प्रमुख कार्य है, सबसे पहले जो कार्य है वो संतुलन बनाने का है, और फिर है सुनने का कार्य है। तो ये है हमारे पास। अच्छा, ये जो कार्य हैं इन सभी को जब कंट्रोल करते हैं तो किसके द्वारा किया जाता है, वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो मस्तिष्क से भी देखो हमारे पास इसमें ऐसे कौन से भाग जो जुड़े रहते हैं कि ये इन सभी का कंट्रोल कर लेता है। तो आइए इसके बाद में हम देखते हैं। अब इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनको कंट्रोल में भी करना होता है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप खुद बताइए क्या क्या हो सकता है। मान लो अगर इसमें अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा और अगर किसी वस्तु को अगर हमने छू दिया, अगर वो गर्म है तो फिर हमारा हाथ नहीं हटेगा, हम उसको क्या लगाए रखेंगे। अब देखो, हमारे शरीर के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें कई प्रकार की गतियाँ भी होती है, और जो गतियाँ होती है हमारे शरीर में वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो वो 3 प्रकार की कौन सी होती है हमारे पास। पहली है गतियाँ, जिसको हम अनुक्रिया भी कहते हैं। अनुक्रिया, हमारे शरीर जो है वो 3 प्रकार से अनुक्रिया कर सकता है। एक है ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया। नंबर 2 है अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। और एक हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। अरे इन तीनों का मतलब क्या है। देखो, हमारा शरीर गति कैसे करता है। मान लो अगर हम इस पेन से मैं लिख रहा हूं तो लिखना है, बोलना है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलना भी हो गया, दौड़ना है, चलना है, ये सभी गतियाँ हैं। अच्छा, और भी कई प्रकार की गतियाँ होती है। अगर हम बात करें हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, और अगर हम बात करें तो श्वसन क्रिया है, वो भी हमारे पास गति हो रही है एक प्रकार की हमारे शरीर में, श्वसन क्रिया। रक्तदाब, या फिर और कौन सी गति होती है। जब आपके सामने अगर आपका स्वादिष्ट खाना आ जाए तो आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा, तो इसका मतलब है मुंह में पानी आना, तो वो भी एक प्रकार की गति हो सकती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं हमारे शरीर में। और कौन सी गति हो सकती है, अगर हमें गर्म वस्तु को छू लें, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ का पीछे की ओर हटना, हाथ का पीछे की ओर हटना। तो ये देखो, ये सभी प्रकार की हमारे शरीर के अंदर गतियाँ होती रहती है। लेकिन इन गतियों को है हम 3 भागों में बांटते हैं, इन अनुक्रियाओं को 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास अनुक्रिया है वो है ऐच्छिक अनुक्रिया। अब देखो, ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जो हमारे शरीर के द्वारा नियंत्रित की कर ली जाती है, नियंत्रण में कर ली जाती है, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। जैसे नियंत्रण में हो गया लिखना है, इसको हम नियंत्रण में कर सकते हैं, जब चाहे आप लिख सकते हो, और जब आपका मन किया आपने वहाँ पर लिखना बंद कर दिया, तो इसका मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हमने बंद कर दिया और हमारी इच्छा के अनुसार ही हमने लिखना शुरू कर दिया। आप अगर बोलते हो तो आपने देखो इच्छा से बोलते हो, और अगर हम इच्छा से बंद कर देते हैं बोलना, कोई ऐसा तो है नहीं कि रात में आप अचानक ही बोलने लग गए, कोई बोल ही नहीं रहा फिर भी आप बोलने लग गए। ये काम हम अपनी इच्छा से करते हैं।
और अगर आगे वाला है दौड़ना, वो भी हम अपनी इच्छा से दौड़ते हैं। ऐसे तो है नहीं कि आप बैठे और कोई आप अचानक उठकर दौड़ने लग गए। आपकी मतलब जब हमारी इच्छा होती है तब वो हम गतियाँ करते हैं, और जब हमारी इच्छा नहीं होती तब हम गतियाँ नहीं करते। तो ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? हमारे शरीर के दौरान की जाने वाली वे सभी अनुक्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, ऐसी क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। चाहे वो लिखना हो गया, बोलना हो गया, दौड़ना हो गया या चलना हो गया। अब मान लो अगर मैं चल रहा हूँ, अब देखो जो मेरी इच्छा है तभी तो मैं चल रहा हूँ। अगर मैंने एक पैर आगे बढ़ा दिया और अगर ये पैर अब कहने लग जाए कि भाई मैं तो नहीं उठूंगा, तो मैं इसका मतलब है मेरी जो है मैं यहीं रुक जाऊंगा, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो है हमारे अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो उस पर नियंत्रण कर लेता है। कुछ हमारे पास ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर नियंत्रण हमारे शरीर के द्वारा नहीं होता, उनको हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध। अब देखो जो हृदय का धड़कना है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वो हमेशा धड़कता ही रहता है। अपनी इच्छा से आप इसको रोक भी नहीं सकते। अगर हम चाहेंगे कि ये तू धड़कना छोड़ दे, तो क्या छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर छोड़ देगा तो केवल एक बार छोड़ेगा परमानेंट के लिए, और तब तक हमारे जो आत्मा का मिलन है वो परमात्मा से हो जाएगा। तो ये है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा नियंत्रण नहीं होता, और ये हमेशा जो है गति हमेशा चलती रहेगी, हृदय की धड़कन वाली। ये हमारे ऊपर जो है हमारे शरीर के द्वारा नियंत्रण नहीं होता। फिर अगर श्वसन क्रिया, अब देखो श्वसन क्रिया भी एक अनैच्छिक क्रिया है। जो श्वसन क्रिया हम कर रहे हैं वो भी हमारे इच्छा से थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपनी बिना इच्छा से कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं, अगर आप अपनी इच्छा से करते हो, हाँ अब मेरे को अंदर लेना है, अब मेरे को बाहर छोड़ना है, अगर ऐसा होता तो अब तक तो हम ऊपर हो लिए होते कभी कहीं। तो जो श्वसन क्रिया है वो भी हमारे पास इस अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। और भी है, अगर हम रक्त दाब की बात करें, रक्त दाब की, तो वो भी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। भोजन का पाचन, ये भी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। मान लो अगर भोजन अंदर चला गया, तो अगर है भोजन अंदर चला गया तो वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा अपने आप, धीरे धीरे उस भोजन को पचाने का। उसमें हमारी इच्छा कुछ नहीं होती। अगर हमारी इच्छा होती तो हम कहते कि अभी तू मत पचना, 5 घंटे बाद में पचना। तो क्या वो 5 घंटे बाद में पचेगा? अभी तो जल्दी जल्दी पचना शुरू कर दे, क्या वो जल्दी जल्दी पचना शुरू कर देगा? वो कभी नहीं करेगा। तो इसलिए वो अंदर जब जाता है तो पचना शुरू कर देता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो इसलिए भोजन का पाचन भी हमारे पास एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। और भी अगर जैसे छींकना है, कभी हम बैठते हैं, जब अचानक छींक आ जाती है तो छींकना भी अनैच्छिक क्रिया है जिस पर हमारा नियंत्रण में नहीं होता, अनैच्छिक क्रिया में आता है। तो अनैच्छिक क्रिया किसे कहेंगे? हमारे शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। एक है प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखो जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किसे कहते हैं हम? अब देखो ये जो है ऐच्छिक क्रिया वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल हो रही थी, और ये अनैच्छिक क्रिया जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारे शरीर में अचानक होती है, हमारे शरीर में अचानक होती है। बाहर जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो बाहर जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप हमारा शरीर पहले अचानक प्रतिक्रिया करता है, और बहुत ही तेज ही प्रतिक्रिया करता है, बहुत ही कम समय में। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अर्थात हमारे शरीर के द्वारा उद्दीपन के प्रति अचानक एवं तेज की गई अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब अचानक से हमारा शरीर कुछ क्रिया कर दे और बहुत ही तेज से कर दे, बहुत स्पीड से कर दे, बहुत ही तेज गति से कर दे, तो इस तरह की क्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक। अब देखो प्रतिवर्ती क्रिया का अगर हम उदाहरण देखें, तो अगर हमारा हाथ अचानक गर्म वस्तु पर लग जाता है तो हमारा हाथ तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। अगर हम ये इतना सोचते हैं हमारा हाथ लग गया, ओ मेरा हाथ लग गया, अब तो मेरा हाथ जलेगा, अब क्या मैं इसको उठा लूँ? और जब मैं उठाऊंगा तो इतनी देर में तो मेरा हाथ ही जल जाएगा। तो पहले क्या होगा कि जैसे हाथ लगेगा हमारा हाथ हटेगा, और फिर हम उसको बाद में सोचेंगे कि ओ ये तो अच्छा हुआ मैंने हटा लिया, वरना मेरा हाथ जल जाता। तो बाद में कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमारा शरीर पहले प्रतिक्रिया कर देगा और बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि हाँ जो मैंने किया। ऐसा ही अगर आप जा रहे हो रास्ते के अंदर, और अगर आपके सामने या आपके पीछे से कोई अचानक कोई ट्रक आ गया और वो हॉर्न बजाता है, तो आप जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं आपके पास आ गया, तो क्या आप सोचते हैं ओ मेरे सामने तो ट्रक आ गया, अब मेरे को हटना चाहिए, अगर मैं हटा नहीं तो ये ट्रक मेरे को उड़ा देगा। और अगर आप इतना सोचेंगे तो इतनी देर में तो आपका मिलन भगवान से हो जाएगा। तो इसलिए जब भी अगर आएगा पीछे से, तो हम पहले क्या करेंगे कि वहाँ से हट जाएंगे, और जब वहाँ से जैसे ही हटे फिर बाद में सोचेंगे कि हाँ हमने जो अभी ये जो डिसीजन लिया था वो सही था, वरना ये मेरे लिए हानिकारक हो सकता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के। जैसे गर्म वस्तु के अगर हम हाथ लगाते हैं तो अचानक पीछे की ओर हट जाता है। ऐसे अगर आपने कभी कभी देखा होगा, जब नीचे अगर कांटे होते हैं और हम देखते नहीं है, तो हमारा पैर जब उस पर जाकर लग जाता है
तो हमारा पैर अचानक ऊपर की ओर आ जाता है, तो क्या हम सोचते हैं अगर हमारा पैर लग जाता है कांटे के ऊपर तो अब हम इतना थोड़ी ना सोचते हैं ओ मेरा पैर तो इस कांटे पर चला गया, अब मैं उठाऊंगा वरना ये मेरे को ज़्यादा दर्द करेगा, फिर आप उठाते फिर वो निकालते, इतनी देर में तो और आगे आ जाता, तब तक हमारा तो बहुत नुकसान हो चुका होता। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो बहुत तीव्र गति से होती है, अचानक ही होती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की अनुक्रिया, ऐच्छिक क्रिया हो गई, अनैच्छिक क्रिया हो गई, प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। लेकिन इन दोनों में अगर हम देखें तो जो ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया है, अगर इन दोनों की बात करें तो इन पर अगर कंट्रोल करता है वो तो करता है मस्तिष्क, इन सभी पर जो कंट्रोल करेगा वो हमारा मस्तिष्क करता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया पर जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु आगे आएगा तो मैं बता दूंगा कि मेरुरज्जु क्या है और कैसे कार्य करता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाओं पर जो नियंत्रण करता है वो हमारा मेरुरज्जु करता है। और प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं कि बाहरी जो भी हमारे पास उद्दीपन है उसके प्रति हमारा शरीर अचानक एवं तीव्र गति से जो अनुक्रिया करता है उस क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और ये जो है नियंत्रण वो मेरुरज्जु के नियंत्रण में आता है। और इसके उदाहरण हो गए गर्म वस्तु को छूते ही हाथ के पीछे की ओर हटना, कांटे पर पैर के लगते ही पैर का ऊपर की ओर उठना। अच्छा, ये जो हमने अभी देखे क्रियाएं, उन सभी को जो कंट्रोल में करता है वो हमारा करता है तंत्रिका तंत्र। अच्छा, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखो तंत्रिका तंत्र तो ये हमारे शरीर के वो भाग हैं जो हमारे शरीर के द्वारा किए गए कार्यों को नियंत्रण में करता है। तो तंत्रिका तंत्र के भी मुख्यतः 2 भाग होते हैं जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है हमारे पास परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं CNS भी कहते हैं, CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम, और इसको कहते हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब हो गया कि हमारे शरीर के अंदर, केंद्र का मतलब हो गया बीच में, तो बीच में कौन कौन से भाग आते हैं। अगर हमारे शरीर के बीच के भाग अगर हम बात करें तो एक तो हमारा जो मस्तिष्क आता है और जो पीछे हमारे पास जो मेरुरज्जु है वो आता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारे पास मुख्यतः 2 भाग आते हैं, मेरुरज्जु और एक आता है हमारे पास मस्तिष्क। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमारे पास इसके फिर से 2 भाग हो जाते हैं, जिसको हम एक को तो कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, और एक होता है हमारे पास मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या हो गया कि हमारे इस सेंटर वाले भाग को छोड़कर जो भी अगर हमारे पास और जो तंत्र हैं उसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अगर हम इसका एक देखो यहाँ पर अगर चित्र बनाएं तो ये अगर हम बात करें तो ये हमारा मस्तिष्क हो गया यहाँ पर, और अगर यहाँ पर इसकी अगर बात की जाए आगे तो देखो यहाँ से जो ये रीढ़ की हड्डी आ गई और इसके अंदर मेरुरज्जु आ गई। तो देखो और अगर इसके आगे हम बढ़ाएं तो ये इधर इसका हाथ आ गया और आगे इसके ये पैर हो गए। तो देखो अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में इसमें देखो हमारे पास एक तो मस्तिष्क आ गया और एक ही मेरुरज्जु आ गया, वो तो ये रही। और परिधि का मतलब हो गया इनको छोड़कर बाकी जो हमारे पास इधर जो नसें जा रही है ये इस तरीके से तंत्रिका, जो मतलब जो मस्तिष्क से जो इधर आएगी बाकी की वो तो हमारे पास कहलाएगी कपाल तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से जो नसें निकलती हैं उनको हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। और जो हमारे पास मेरुरज्जु है उनसे जो नसें जो हमारी पैरों तक जाती है और जो हाथों तक आती है, शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं, ये जो नसें बाहर निकल रही है इनको हम कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। अच्छा, इनकी संख्या कपाल तंत्रिकाओं की हमारे पास होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी होती है। मतलब 6 अगर इधर जाते हैं तो 6 इधर, 12 जोड़ी, 6 जोड़ी, 6 जोड़ी में। और मेरु तंत्रिकाओं की होती है हमारे पास 31 जोड़ी। जो रीढ़ की हड्डी से जो इधर नसें जाती है तंत्रिकाएं उनको 31 जोड़ी होती है, और ये जो कपाल तंत्रिकाएं हैं ये होती है हमारे पास 12 जोड़ी। अब है मेरुरज्जु और मस्तिष्क। देखो मेरुरज्जु क्या होती है कि ये जो हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अगर हम बाहर जो हमारे पास हड्डियां हैं उसको अगर हम हटा दें तो बीच में एक ऐसे बेलन के आकार की नली हमको मिलेगी, उसी को हम कहते हैं मेरुरज्जु।
तो इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ये स्थित होती है और वो हमारे यहाँ से मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से तक रहती है। तो ये हो गया इसका मतलब बेलनाकार भाग हो गया। इसी को हम मेरुरज्जु कहते हैं। ये ऊपर से यहाँ से मोटी होती है और जैसे जैसे नीचे जाती जाती है इसका आकार पतला होता जाता है, इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। अब ये जो मेरुरज्जु है, अब मेरुरज्जु देखो ये भी कंट्रोल करने का कार्य करती है, लेकिन मेरुरज्जु वो करती है सिर्फ हमारे पास प्रतिवर्ती क्रियाओं को ही कंट्रोल में करती है। फिर ये देखो पहले तो संकेत यहाँ हाथ से हमारे पास मेरुरज्जु तक आएगा और फिर ये जो संकेत हैं वो हमारे यहाँ पर मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। जिसका मतलब है पहले जो ये संकेत आ रहे हैं वो हमारे पास मेरुरज्जु तक आ रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास प्रतिवर्ती क्रियाएं थी वो इसी मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और वापस सूचनाओं को इधर भेजते हैं और उसके अनुसार हम अपना जो भी हमारे शरीर की क्रिया होती है वो संपन्न कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरुरज्जु के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती है। अच्छा, ये जो पूरा तंत्र है जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि जिसके कारण हमको सूचनाओं का पता चल जाता है बाहर से और उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं। तो तंत्रिका जो तंत्र है इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और उन कोशिकाओं का नाम है न्यूरॉन। इसको कहा जाता है न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है न्यूरॉन वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि न्यूरॉन क्या है, इसके कार्य बताइए। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो हो जाती है हमारे न्यूरॉन। तो सबसे पहले इसमें हम मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, और ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।